नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो आज हम बात करेंगे कि भारत में लोकतंत्र कब से खतरे में है और भारत का पहला डिक्टेटर कौन था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही चुनावी भाषण शुरू होते हैं, हमारे राहुल भैया और प्रियंका दीदी मोदी जी की जब नीतियों पर उंगली नहीं उठा पाते, उनकी योजनाओं पर उंगली नहीं उठा पाते हैं, देश में होने वाले धमाकों के बारे में कोई बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई धमाके हो ही नहीं रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अनैतिकता के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, किसी तरह के अत्याचार के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, तो बस वो मुंह खोल करके क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और मोदी एक डिक्टेटर है। इवन राहुल भैया तो जाके विदेशों में भी बोल आते हैं। खैर छोड़िए, उनके पास जितनी समझ है, जितनी अकल है, वो हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हम आज बात शुरू करेंगे यहाँ पर कि हमारे देश में लोकतंत्र कब से खतरे में है। तो आपको मैं बताऊं कि संविधान लागू होने से पहले से ही खतरे में आ गया था। भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री 1947 में चुना गया जब देश आज़ाद हुआ, और लोकतंत्र लागू हुआ 1950 में। तो लोकतंत्र लागू होने से पहले ही लोकतंत्र खतरे में आ गया था। क्यों खतरे में आ गया था? क्योंकि सब जानते हैं कि जब हमारे देश में आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए 15 कमेटी ने वोट किया था। हालांकि वो 15 कमेटी कांग्रेस की थी। तो डिसाइड ये हुआ था कि उन कमेटी से वोटिंग कराई जाएगी और उसी के आधार पर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा। जो अध्यक्ष चुना जाएगा वही पीएम बनेगा। उसमें से 12 वोट जीते थे हमारे सरदार पटेल ने। 3 वोट के बारे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो 3 वोट अलग अलग 3 लोगों को मिले थे, और कुछ लोग कहते थे कि उन 3 लोगों ने वोटिंग ही नहीं करी थी, वॉकआउट कर दिया था। चलिए, मान लिया करी थी या नहीं करी थी। फिलहाल चाहे वो 12-3 से हारे और चाहे वो 12-0 से हारे, मगर नेहरू उस इलेक्शन में हारे थे। हारने के बाद वो देश के पीएम बन गए थे। अब आप देखिए कितना लोकतंत्र लागू होने से पहले लोकतंत्र हमारा कितना सुदृढ़ था कि नेहरू जी हारने के बाद भी देश के पीएम बन गए और बेचारे सरदार पटेल रह गए। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे संविधान में ही एक अनुच्छेद है 356। ये 356 अनुच्छेद अंग्रेजों द्वारा भारत को चलाने के लिए जो कानून बने थे, उन्हीं में एक आर्टिकल 93 का ही समझ लीजिए जुड़वा भाई है। बस उसको नाम अलग दे दिया गया, वरना वो आइडेंटिकल ट्विन्स है उसी का आर्टिकल का। इस आर्टिकल का जब अंग्रेजों ने यूज़ किया था, लागू किया था, तो भैया कांग्रेस ने बड़ी धमा चौकड़ी मचाई थी, बड़ी लड़ाई लड़ी थी, बड़ा विरोध किया था कि नहीं नहीं, ये तो हमारे खिलाफ अन्याय है। लेकिन जब देश में संविधान बनने लगा तो उस अनुच्छेद को संविधान में रख दिया गया। वो अनुच्छेद क्या था? वो अनुच्छेद ये था कि केंद्र सरकार जब भी चाहे किसी राज्य सरकार के ऊपर कोई आरोप लगा करके उसकी सत्ता को वहाँ से गिरा सकती है, उसको बर्खास्त कर सकती है। अब इस पार को जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में रखने के लिए, स्टेट को अपने अंदर रखने के लिए, अपनी सत्ता के नीचे रखने के लिए उन्होंने क्या किया? इस अनुच्छेद को इंट्रोड्यूस कर दिया संविधान में, जिसके बल पर उन्होंने उसी के बल पर उन्होंने 1951 में सबसे पहले पंजाब की कम्युनिस्ट सरकार को गिराया। उसके बाद उन्होंने केरल की वामपंथी सरकार को गिराया, क्योंकि वो उन सरकारों को पसंद नहीं करते थे। वो डिक्टेटर नहीं थे, वो बहुत ही लोकतांत्रिक इंसान थे, लेकिन उन्होंने इस तरह एक मनमाने ढंग से एक असंवैधानिक कार्य करते हुए दोनों सरकारों को गिरा दिया। उसके बाद जब उन्होंने देश में हिंदू कोड बिल लागू किया, सब जानते हैं कि भारत में जो संविधान में लिखा हुआ है, उन्होंने, चाहे वो भीमराव अंबेडकर रहे हों, चाहे और भी संविधान के लोग रहे हों, सबका ये मत था कि जिस तरह से क्रिमिनल कोड सेम है, उसी तरह सिविल कोड भी सेम होनी चाहिए, देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना ये था कि ना बाबा, हम माइनॉरिटीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। भाई, उनका वोट बैंक है, हमारी तुष्टिकरण की राजनीति है, तो हम हिंदुओं के ऊपर तो हिंदू कोड बिल लगाएंगे, लेकिन और किसी पर नहीं लगाएंगे। जबकि सरदार पटेल ने ये कहा कि भाई, अगर आपको लाना है तो आप यूसीसी लेकर आइए, आप केवल हिंदुओं को ही क्यों उनके सिविल ढंग से रहने के लिए अधिकार पे आप हस्तक्षेप कर रहे हैं? तो सब पर करिए, किसी पर मत करिए। उनको अपने धर्म के हिसाब से सिविल लाइफ जीने दीजिए, उनको अपने धर्म के हिसाब से, और क्रिमिनल कोड तो है ही है। लेकिन पंडित नेहरू का ना हिंदुओं के ऊपर लागू होगा। उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप के चलते हुए जब एक ही अधिनियम में उसको पारित ना करवा पाए, तो उन्होंने 3 अलग अलग टुकड़े करके 1955 में उन्होंने क्या किया कि विवाह संबंधी अधिनियम लागू करवा दिया, और 1956 में उन्होंने उत्तराधिकार संबंधी और एडॉप्टेशन आदि संबंधित उन्होंने नियम लागू करवा के हिंदू कोड बिल पास करवा दिया। उसके बाद बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में 370 और 35A का जो जितना भी रचा हुआ खेल था, वो सारा खेल कांग्रेस का था। और इसके रचयिता कौन थे? भाई, कांग्रेस के वरिष्ठ जन इसके रचयिता थे। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को इन्होंने सारी सत्ता
सारे अधिकार सौंप दिए थे। क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल्ला इनके गहरे मित्र थे, इनके संबंध बड़े अच्छे थे। जिस दिन इन शेख अब्दुल्ला ने इनसे 3-5 करना शुरू किया, इनके कोई सवाल किए, भैया नेहरू जैसे लोकतांत्रिक इंसान ने, जो कि डिक्टेटर बिल्कुल भी नहीं थे, उन्होंने शेख अब्दुल्ला के ऊपर अभियोग लगा के, देश विरोधी कानून लगा करके उनको जेल में डाल दिया। 1-2 साल के लिए नहीं, 11 साल के लिए। 11 साल के लिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला। और आप उस पर उनका नया स्टेप देखिए। फिर जब उन्हें लगा कि नहीं, अब फिर हमें अपनी राजनीतिक उनको पूरा राजनीतिक जो उनके कार्य उनको साधने के लिए शेख अब्दुल्ला की ज़रूरत है, तो उन्होंने फिर उनको बुलाया और कश्मीर की सत्ता सौंप दी। डिक्टेटरशिप ये होती है। डिक्टेटरशिप, अगर कोई ये पूछे मुझसे कि डिक्टेटरशिप क्या होती है, तो मैं कहूँगी डिक्टेटरशिप ये होती है कि किसी की नहीं सुननी है, किसी से कुछ नहीं पूछना है। अगर प्रधानमंत्री हमारे डिक्टेटर होते तो क्या वो किसान बिल वापस ले लेते किसानों के इस तरह प्रदर्शन करने से? क्या वो इतने खामोश बैठे रहते शाहीन बाग पर? क्या जो किसान दौड़ दौड़ के जाते हैं, दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ पे खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पे हिंदुओं को गालियाँ दी जाती हैं, वहाँ प्रधानमंत्री को खुद उनको गालियाँ दी जाती हैं, क्या वो खामोश बैठे रहते अगर वो डिक्टेटर होते? अभी नेहरू के काल में ये हुआ था, इंदिरा के काल में ये हुआ होता, तो क्या वो सह लेते? कोई नहीं सहता। लेकिन बावजूद उसके किसी पर कभी डिक्टेटर होने का आरोप नहीं लगा, लेकिन मोदी जी पर डिक्टेटर होने का आरोप लगा। अब लीजिए अभिव्यक्ति की आज़ादी। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी के बल पर या उसके नाम पर चैनल गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो लोग होते हैं, जिसके मुंह में जो आता है मोदी के लिए अपशब्द बोल देता है। ये खुद दोनों भाई बहन मोदी के लिए इतने अपशब्द बोलते हैं, इनकी पार्टी बोलती है, इनके पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं। इवन केवल प्रधानमंत्री पे नहीं, उनके प्रारंभिक जीवन पर, उनकी गरीबी पर, इवन उनकी माँ पर, उनके परिवार पर किस किस तरह की बातें नहीं करी गई हैं। मोदी जी ने इसके खिलाफ कभी एक सिंगल कदम नहीं उठाया, लेकिन उसके बावजूद मोदी जो है वो डिक्टेटर है। और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर क्या करते थे? इन्होंने बाकायदा संविधान में लिखवाया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर और मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी की छूट है। और इसलिए इन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहुत बार रोक भी लगाया। इन्होंने बहुत सी फिल्में बैन करवाई, इन्होंने बहुत बार प्रेस पर कंट्रोल किया, लेकिन वो डिक्टेटर नहीं थे। मोदी डिक्टेटर हैं क्योंकि वो इन सब मुद्दों पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब इंदिरा गांधी की बात अगर करें, उसके बाद अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें, तो उनकी डिक्टेटरशिप को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए बस एक ही शब्द काफ़ी है, इमरजेंसी। इमरजेंसी इंदिरा गांधी का एक ऐसा कांड है जिसके आगे हमें उनकी डिक्टेटरशिप के बारे में कुछ भी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सबको पता है, हर जगह लिखा हुआ है। इवन लोगों के मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी डिक्टेटर नहीं थी, वो तो भाई माँ दुर्गा थी। हालांकि अटल जी ने कहा है कि उन्होंने कभी भी इंदिरा जी को माँ दुर्गा की उपाधि नहीं दी या उनके लिए शब्द यूज़ नहीं करे। फिर भी कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कहती है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को माँ दुर्गा की उपाधि दी थी। खैर, उसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद अब आते हैं हम लोग सोनिया गांधी पर। सोनिया गांधी के पास हमारे देश का कोई संवैधानिक पद नहीं था। वो केवल कांग्रेस की राजमाता थी। वो कांग्रेस के अंदर सारी पावर उनके हाथ में थी, सब उनके आगे नतमस्तक थे, लेकिन उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था। बावजूद उसके उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे एक बंदे को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना, जो कि कभी लोकसभा में जीत करके आया ही नहीं। बंदा संसद में ही पहुंचता था राज्यसभा के माध्यम से। जो इवन उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी एक बार लड़ा है। 1999 में उन्होंने केवल एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, दक्षिणी दिल्ली से सारे वोटों को फिट करते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए कि वो यहाँ से जीत जाए। व्यवस्था बनाई गई कि भाई मनमोहन सिंह को दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए। बावजूद उसके बंदा 30,000 वोट से हार गया। तो जो बंदा कभी लोकसभा से लड़ करके, जनता से चुन करके कभी संसद पहुंचा ही नहीं, उसको आपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इवन वो खुद जानते थे कि वो इतने डिजर्विंग नहीं है कि पीएम बना दिए जाएं। वो प्रणब मुखर्जी के पास गए थे और उनसे बोले थे कि दादा आप मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, लेकिन क्या कहें, मैडम ने मुझसे कही है। भाई मैडम जो थी वो मैडम थी, मगर वो डिक्टेटर नहीं थी। जिसको चाहा उन्होंने उठाया और बिना कोई आगा पीछा देखे, बिना उनकी उपलब्धियों को देखे, बिना ये जाने कि ये बंदा डिजर्विंग है कि नहीं है, उसको उठाकर देश के प्रधानमंत्री की सीट पर चिपका दिया। और वो भी एक बार नहीं, 2 बार, 2 कार्यकाल के लिए उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन वो डिक्टेटर नहीं थी। और एक बहुत बड़ा मुद्दा तो हम ये भी भूल गए कि भारत का लोकतंत्र खतरे में कैसे नहीं था इंदिरा और नेहरू के काल में। हम सब जानते हैं कि नेहरू जी को भारत रत्न की उपाधि उनके कार्यकाल में मिली और इंदिरा जी को भारत रत्न की उपाधि उनके कार्यकाल में मिली। अब आप ये बताइए कि जिस रत्न का, जिस अवार्ड की अनुशंसा ही प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति को,
उसको उन्होंने खुद अपनी नाम को भारत रत्न अवार्ड के लिए राष्ट्रपति को प्रपोजल दिया और राष्ट्रपति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर भी माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जो थे वो भारत रत्न प्राप्त देश के 2 प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से वो भारत रत्न प्राप्त करे हुए हैं। मुझको तो ये लगता है कि शायद कांग्रेसियों को या फिर राहुल प्रियंका को डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र का अर्थ ही नहीं पता है, क्योंकि अगर उन लोगों को डिक्टेटरशिप का और लोकतंत्र का अर्थ पता होता तो वो मुंह से बोलने से पहले 2 बार नहीं कम से कम 10 बार सोचते कि अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो अगला पलट के क्या मेरे मुंह पर सवाल नहीं फेंकेगा, क्या अगला मुझसे सवाल नहीं करेगा कि भाई आपके परनाना ने, आपकी दादी ने, आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने क्या क्या किया है भारत के लोकतंत्र के साथ, कैसे कैसे बार बार उसकी बखिया उधेड़ी है, कैसे कैसे उन्होंने डिक्टेटरशिप दिखाई है। लेकिन जाने वो लोग इतने मूर्ख हैं कि उनको नहीं पता, जाने इतने ढीठ हैं कि पता होते हुए भी वो बात कह रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। तो मेरी आज अब चूंकि इतनी सारी बातें करते करते ये वीडियो बड़ा लंबा होता जा रहा है, इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगी, बस इस प्रार्थना के साथ कि आइंदा कहीं भी आपको ये दोनों भाई बहन मोदी डिक्टेटर हैं या लोकतंत्र खतरे में कहते हुए मिल जाए तो खींच के मारो कि जाके सीधे थोबड़े पे लगे। अरे भैया जूता नहीं, यही प्रश्न, ये जो प्रश्न आज हमने आपके सामने रखे, यही प्रश्न आप खींच के उनके मुंह पर मारिए और उनसे इन प्रश्नों के जवाब लीजिए कि अगर लोकतंत्र खतरे में था तो तब लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं था, अगर मोदी डिक्टेटर हैं तो इंदिरा, नेहरू, सोनिया, राजीव ये सब डिक्टेटर क्यों नहीं थे। इसी प्रार्थना के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग ये प्रश्न कांग्रेस से और कांग्रेस के जो राजवंश है आप उससे पूछेंगे, मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं हर दिल की आवाज़ के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।